आप सभी सुधी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार। हिंदी के जाने माने दो कवियों के हाल ही में प्रकाशित कविता संकलन मेरे मेरे सामने हैं। दोनों कवि कविता के अलावा साहित्य, कला और संस्कृति के अन्यान्य क्षेत्रों में अपनी सक्रियता और उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं। यह प्रश्न विचारणीय है कि कोई रचनाकार किसी एक विधा में निरंतर सक्रिय रहता है और उपलब्धियां प्राप्त करता है, वह अधिक वरेण्य है, अथवा साहित्य की तथा कला की, संस्कृति की अनेक विधाओं में वह सक्रिय रह करके रचना कर्म में प्रवृत्त रहता है। उसकी इस बहुविध सक्रियता से उसकी किसी एक विधा में, जो उसकी अपनी विधा हो सकती थी, उसमें उसकी तल्लीनता और एकाग्रता क्या बाधित होती है, अथवा विविध विधाओं में उसकी रचना प्रवृत्ति से उसकी प्रतिभा और अधिक उत्तेजित और सक्रिय होती है। और मुक्तिबोध ने तो देशांतरीकरण की बात कही है। किसी एक विधा में लगातार लिखना कहीं न कहीं से गत्यवरोध की स्थिति में ला सकता है। इसलिए रचनाकार को चाहिए कि वह अनेक विधाओं में अपने आप को व्यापारित करे। मैं अपने स्वयं के अनुभव से यह कह सकता हूँ कि केवल एक भाषा के साहित्य की अनेक विधाओं में सक्रियता ही नहीं, बल्कि 2 या 3 या अधिक भाषाओं की साहित्य की बहुविध विधाओं में रचना की प्रवृत्ति संभाव्य हो सकती है। और उससे आवश्यक नहीं कि रचनाकार के सामने वह गत्यवरोध ही खड़ा करे, वह उसकी प्रतिभा को और उत्तेजित भी करती रह सकती है। सरस्वती का संसार है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। हमने कम लिखा इसलिए बहुत अच्छा लिखा, यह आवश्यक नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है, यह आवश्यक नहीं कि वह सब मैंने खराब ही लिखा हो। नागार्जुन संस्कृत, हिंदी और मैथिली 3 भाषाओं में लिखते हैं। हिंदी में केवल कविता ही नहीं लिखते, उपन्यास भी लिखते हैं। तीनों भाषाओं में अनूठा उनका कृतित्व है और किसी एक विधा में ही केवल उनकी उपलब्धि सीमित नहीं की जा सकती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन दो रचनाकारों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, वे साहित्य, कला और संस्कृति की अन्य विधाओं में भी बराबर सक्रिय रहे हैं और यह सक्रियता उनके लिए लाजमी रही है। और मैं समझता हूं कि उनके कविता के क्षेत्र में उनके कर्तृत्व को, रचनात्मक प्रवृत्ति को यह बजाय बाधित करने के उसकी सहकारिणी रही है। पहले जिस कवि की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, वे ब्रजरतन जोशी हैं। भाषा एक सराय है, इस शीर्षक से उनका कविता संग्रह संभावना प्रकाशन हापुड़ से इसी वर्ष अर्थात 2024 में प्रकाशित हुआ है। ब्रजरतन जोशी बीकानेर में जन्मे, बीकानेर में ही रहते हैं। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में वे हिंदी के प्राध्यापक हैं। 4 वर्षों तक उन्होंने मधुमती पत्रिका का संपादन किया है। मधुमती पत्रिका को पटरियों पर ला करके और गति उन्होंने दी, नई गति उन्होंने दी। संपादक के रूप में उनका अवदान स्मरणीय रहेगा, यह मैं कहता रहा हूं। इसके अलावा अनेक संपादित और लिखित स्वरचित उनकी पुस्तकें हैं, जिनमें नाट्यान्वेषण पर मैंने चर्चा की है। उनके लेखों के एक संग्रह पर भी मैंने पिछले कुछ दिन पहले चर्चा की है। वो मेरे वीडियोस यूट्यूब के इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, देखे जा सकते हैं। अनुभव का उत्कर्ष, जल और समाज, हिंदी व्याकरण सार, हिंदी व्याकरण सार, अनुसंधान, स्वरूप और आयाम, संगीत, संस्कृति की प्रकृति, हिंदी कहानी, नया स्वर आदि उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, संपादित और स्वरचित पुस्तकें हैं। भाषा एक सराय है,
इस संकलन की अधिकांश कविताएं भाषा और रचनात्मकता की समस्याओं से संबंधित हैं। अरुण कमल ने बहुत सुंदर टिप्पणी लिखी है। बहुत सुंदर ही टिप्पणी वे लिखते हैं। नए रचनाकारों को, अपने से बाद की पीढ़ी के रचनाकारों को, उनके ऊपर वे पुष्प वर्षा करते हैं। जितने अच्छे कवि हैं उतना ही अच्छे गद्य में वे टिप्पणियां भी लिखते हैं। उनकी टिप्पणी से ब्रजरतन जोशी के दार्शनिक व्यक्तित्व के दर्शन किस प्रकार होते हैं ये जाना जा सकता है। और अरुण कमल यह भी मानते हैं कि जोशी जी की सर्वोत्तम कुछ कविताएं भाषा के स्वरूप और जीवन को लेकर बुनी गई हैं। कहने और सुनने के बीच उनकी कविता जन्म लेती है, यह भी वे बताते हैं। और रचना प्रक्रिया के बारे में लिखता हुआ कवित्वमय कोई हो जाता है, यह इन कविताओं को पढ़ते हुए लगता है। ऋग्वेद में 4 गुफाओं की चर्चा की गई है। वो गुहा त्रीर्णिंगिता नेंगयंती तुरियम वाचो मनुष्या वदंती। 3 गुफाएं तो मनुष्य की चेतना के भीतर छुपी हुई हैं, और एक चौथा जो स्तर है भाषा का, वो हमारे बोलचाल की भाषा का, सुनने की भाषा का स्तर है। गुहा की बात ब्रजरतन जोशी जी भी अपनी एक कविता में करते हैं। जीवन गुहा के इस छोर से उस छोर तक लौटता है एक अनमना स्वर, जिसे सुनकर हो उठता है रसमय संसार। उपनिषदों में भी गुहा की चर्चा है। तो यह दार्शनिकताएं अभिव्यक्त होती हैं ब्रजरतन जोशी की कविता में। वे अपनी रचना यात्रा का साक्ष्य लेते हैं, उसके द्वारा वे राख में दबे हुए अंगारे खोजते हैं और दार्शनिक और आध्यात्मिक सोपानों पर आरोहण करते हैं। राख केवल राख नहीं है, प्रमाण है आग के होने का, और नियति है आग के होने की। जीवन आग और राख के बीच की घटना है, जो घटित हो रही है निरंतर। यह जीवन को भी परिभाषित किया गया, सर्जना की ऊर्जा को और आग को परिभाषित किया गया, वो कविता की भाषा में परिभाषित किया गया। श्री प्रकाश मिश्र भी बहुत अच्छे समीक्षक हैं। उनसे भी टिप्पणी लिखवाई गई है 1.5 पृष्ठ की। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, और वे मानते हैं कि ब्रजरतन जोशी की कविताओं के केंद्र में जीवन है, और यह जीवन कितना बहुआयामी है, यह भी ब्रजरतन जोशी जी की कविताओं से खुलती है बात। और श्री प्रकाश मिश्र कहते हैं कि यह जीवन धरती से आकाश तक भरा पड़ा है। विशेष कुछ न कहकर ब्रजरतन जोशी की कविताओं के बारे में, इस संकलन में जो कविताएं छपी उनके बारे में इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि बहुत सारे एकदम आधुनिक जो नए युवा कवि हैं, कुछ तो उसमें एमए में पढ़ रहे हैं और उनके कविता संग्रह भी छप गए, और उसमें उन पर भी बड़े बड़े महान समालोचकों ने, जो हिंदी के इस समय के हैं, उन्होंने टिप्पणियां ब्लर्ब के लिए लिख दी। कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके भी कविता संग्रह छप गए। उम्र बहुत कम हो, जरूरी नहीं हो सकता है 30-35 तक के हैं, नौकरियां नहीं मिली हैं तो वो रिसर्च भी करते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। ऐसे कई कविता संग्रह मेरे पास अवांछनीय रूप से ही आ गए, और लगा कि लय कहीं गुम होती चली जा रही है। कविताएं तो बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं नए विषयों पर, लेकिन ब्रजरतन जोशी रचनात्मकता की आग को खोजते हैं जीवन की राख के बीच में, और कविता की लय को भी वे ढूंढते हैं और एक लय अपनी बनाते हैं। द्रुता विलंबिता, द्रुत विलंबिता, मध्या मध्य विलंबिता, ये इत्यादि 6 प्रकार लय के, कविता में लय के भोज ने बताए। मंद्र लय ब्रजरतन जोशी की अधिकांश कविताओं की है।
मंत्र लय के द्वारा वे थम कर के सहज का संधान करते हैं। इसलिए कई बार अज्ञेय की याद आती है, वो भी मंत्र लय में कुछ संधान करते हैं, शून्य का संधान करते हैं, सन्नाटा बुनते हुए। ब्रजरतन जोशी की लाइन है यहाँ दूसरी कविता में, कविता के शीर्षक नहीं दिए हैं, अच्छा ही किया। तो सभी कविताएं एक तार में गुथी हुई लगती हैं। जीवन छोड़ रहा है अपनी केंचुल, उसे तो बस होना है घटित। गगन गिल की कविताओं में भी अद्भुत लय बनती है, वो बहुत छोटे छोटे शब्दों के द्वारा जो लय बनाती है। इसलिए मुक्त छंद में जो लय बनती है वो छंदों की लय से बहुत अलग। चौथी कविता में कहते हैं ब्रजरतन जोशी, भाषा भी खेलती है कवि के साथ, रचने जीवन को जीवन की तरह। ऐसा लगता है कि अनुभव करके लिखी गई है और जीवन भाषा में उतरता है, तो भाषा भी जीवंत होती है और परा से पश्यंती और मध्यमा की यात्रा करके भाषा बनाई जाती है। ब्रजरतन जोशी यहाँ कहते हैं छठी कविता में, अनुच्चरित शब्दों में ही घटित होता है जीवन, उच्चरित होते ही उसका घटित होना जाता है बदल होने में। यह कविता को भी परिभाषित किया है, जीवन को भी परिभाषित किया है, रचना यात्रा को भी परिभाषित किया है। इस अर्थ में बहुत सहज होते हुए भी जटिल बातें कविताएं सहजता के द्वारा यहाँ कह जाती हैं और एक अंतर्वस्तु का सातत्य इन सब कविताओं में बना रहा। ये इस पूरे संकलन की विशेषता है, जो कि अच्छी बात है एक तरह से। और कई बार कुछ बीहड़ सा लगता है, इतने सारे विषयों पर इतनी सारी कविताएं लिखी गई, ऐसे भी संकलन मुझे मिले। 22वीं कविता है, यह बहुत छोटी कविता और बहुत थोड़े थोड़े शब्दों में काट काट कर लिखी हुई कविता है, क्योंकि अनुभव उस तरह का है, इसलिए उस तरह की संरचना इसकी बनाई गई है और लय उस तरह की बनाई गई है। दुख क्या है उसने पूछा, उपहार मैंने कहा, किसने दिया समय ने, किस लिए, आत्म सृष्टि की तुष्टि के साथ हमारे अमर प्रेम की सुदीप्ति के लिए। ये प्रश्न हो जाता है और काव्यशास्त्र में इसका महत्व है। वाकोवाक्य है, प्रश्नोत्तर है, संवाद में अलंकार जो बनते हैं। अमरुक ने तो अद्भुत पद्य लिखे हैं, प्रश्नोत्तर, वाकोवाक्य और संवाद, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में उनको गूंथते हुए। कुल मिलाकर के वैचारिक जो साहित्य है उसमें जो संचरण कोई करता रहता है और कवित्व भी उसका स्फुरित होता रहता है, कवि चिंतक दार्शनिक सब गड्ढमड्ढ हो जाते हैं और जो मिलकर के बनता है वो सरस कुछ बनता है। ब्रजरतन जोशी की कुछ कविताओं में प्रकृति की छटाएं आती हैं, उसी तरह से सांद्र लय के साथ मरमरत ध्वनियां निसर्ग की सृष्टि की हम यहाँ सुनते हैं। पहाड़ की गोद में खेलती हैं नदियां, डोलते हैं वन, इतराती है घाटियां, खोजती हैं अपना प्रेम, और इन्हीं को कल्लोल में, और इन्हीं की कल्लोल में खिल उठता है जीवन। शिलाएं केवल पत्थर नहीं हैं, वे चिर प्रतीक्षातुर हैं, पाने को पगधूलि स्पर्श। यह तो अच्छा कहा है और इसमें कई स्मृतियां उभरती हैं। कोई शिला पगधूलि के स्पर्श की प्रतीक्षा में है। इसमें जो ध्वनियां हैं, ध्वनि जो आनंदवर्धन के सिद्धांत के अर्थ में, वे तो हैं ही। बिंब विधान अच्छा अनेक कविताओं में गूंथा गया है। खोकर अपना अनगढ़ सौंदर्य, हरी त्वचा,
पारदर्शी जल, रह रह कर हरी उठती है। स्मृति कभी हमारे होने भर से ही, अच्छा, कुछ पढ़ने में उलटफेर सा हो जाता है। खोकर अपना अनगढ़ सौंदर्य, हरी त्वचा, पारदर्शी जल, रह रहकर हरी हो उठती है। स्मृति कभी हमारे होने भर से ही था जगमग जीवन, हरी भरी हो उठती है स्मृति, ऐसे पढ़ा जाना चाहिए था। इसमें कुछ कामा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन कुछ होता नहीं। कविता जहाँ खत्म हो गई है वहां पूर्ण विराम है। पाठ की समस्या आ सकती है। यह विचार करना चाहिए जो कविता लिखते हैं, अब मैं कहाँ ज्यादा ठहरूंगा, कहाँ कम ठहरूंगा, ये बार बार पढ़ के मुझे ही तय करना पड़ेगा। इसलिए बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, जो कि मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। बहरहाल यह जो कविता संग्रह है, यह अबूझ जिंदगी एक पहला इसका पूरा खंड है, और निसर्ग पर इसका एक खंड है। इस तरह से भाषा की आत्मकथा पर इसमें एक खंड है, और सुंदर संयोजना इस तरह से की गई है, जो विविध खंडों की इसमें संयोजना की गई है। और ब्रजरतन जोशी की काव्य यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसे कहा जा सकता है। दूसरा कविता संग्रह, थमी हुई बारिश में दोपहर, सविता भार्गव का कविता संग्रह है। सविता भार्गव भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कुछ कविताएं इस कविता संग्रह में भी लिखने की मुश्किलों को लेकर के है, लेकिन सविता जी ने अच्छा किया कि सारी कविताएं लिखने की मुश्किलों को लेकर नहीं लिखी हैं। कविताएं लिखी हैं, लिखने की मुश्किल पर भी कविताएं लिखी हैं। 5 दिसंबर को उनका जन्म हुआ, विदिशा में, मध्य प्रदेश में। डी.लिट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। किसका आसमान अपने आकाश में, थमी हुई बारिश में दोपहर, जो कि यह मेरे हाथ में है, इसको मिलाकर 3 कविता संग्रह उनके, और कवियों के कवि शमशेर, या आलोचनात्मक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई है। थिएटर और सिनेमा में वे सक्रिय रही हैं। कई हिंदी फिल्मों में और दूरदर्शन के सीरीज में उन्होंने अभिनय किया है। भोपाल में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में हिंदी विभाग में वे प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हैं। अरुण कमल ने इस पर भी लिखी है। कैसे वे इतने ब्लर्ब के लिए टिप्पणियां लिख लेते हैं, तो बहुत ही अद्भुत है उनका कर्तृत्व, जितनी अद्भुत उनकी कविताएं हैं। अरुण कमल कहते हैं कि कुछ दिन बेटी के घर में रहने के बाद माँ वापस जा रही है, और बेटी के भीतर कोहरा बैठ रहा है। यह एक अविस्मरणीय मार्मिक कविता है, जो केवल एक स्त्री की लेखनी से ही जो केवल एक स्त्री की लेखनी ही रच सकती थी। लेकिन जिस कविता ने मुझे रोक लिया है, वो है यौवन बीत गया। शायद ऐसी कविता पहले नहीं लिखी गई समकालीन भारतीय साहित्य में। वे यह भी कहते हैं कि अग्रणी हिंदी कवि सविता भार्गव का नया संग्रह थमी हुई बारिश में दोपहर स्त्री कविता के क्षेत्र में ही नहीं, वरन समकालीन भारतीय कविता के क्षेत्र में भी एक नया प्रस्थान माना जा सकता है। यह प्रशंसा की पुष्पवृष्टि है, और सच्चाई भी कही जा सकती है। सविता भार्गव की कविता की उपलब्धियों को देखते हुए, हालांकि इतनी त्वरा में मूल्यांकन तो नहीं होना चाहिए, और मैं इसलिए मूल्यांकन नहीं करता। मैं परिचय देने की दृष्टि से ही ये
नवीन प्रकाशन नाम से कुछ श्रृंखला में इस पर चला रहा हूं, इसको मैं जल्दी ही बंद करूंगा। जितनी जल्दी ये बंद हो जाए मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अनेक कविताएं अनोखी और अद्भुत हैं सविता भार्गव के कथा संग्रह की। जैसा मैंने कहा कि कविता की रचना यात्रा, रचना समस्या, रचना प्रक्रिया, इस पर भी वे कविताएं कुछ लिखती हैं। कविता लिख पाने में जो छटपटाहट है और कविता न लिख पाने की छटपटाहट, दोनों को वे व्यक्त करती हैं। शब्द जो गुम हो जाते हैं, मेरे तो जो गुम हो जाते हैं तो फिर नहीं मिलते, लेकिन भाग्यशाली हैं कुछ कवि जिनके गुम हुए शब्द फिर से उनको मिलते रहते हैं। तो कविता लिखूं इस शीर्षक से पहली कविता है। इसमें सविता भार्गव कहती हैं, बारिश हो अगर रात भर तो कविता लिखूं, प्लास्टिक की चिड़िया अगर फुदक पड़े तो कविता लिखूं, अजनबियों के बीच कोई अगर प्यारा लगे तो कविता लिखूं, भाषा अपनी सीधी सपाट अगर ढल जाए मौन में तो कविता लिखूं। ये सुंदर अभिव्यक्ति है और कविता का घटित होना अप्रत्याशित रूप में कैसे होता है, इसको पकड़ा गया है। जगत प्रपंच और रचना, इस पर वे बात करती हैं कविताओं में, कविता की भाषा में बात करती हैं। दुनिया बहुत ज्यादा हमारे साथ चल रही है, उसके बीच ही हमको लिखना भी होता है। सभी यही करते हैं। दुनिया से परे जाकर कोई कविता नहीं लिख सकता, दुनिया में रहकर कविता कैसे लिखे, तो न उधर के न इधर के, यह समस्या रहती है। दो पाटों के बीच में पिस कर के रचनाकार को कुछ निकालना पड़ता है अपने भीतर से। दाम्पत्य और कविता यह दूसरी कविता है सविता भार्गव के इस कविता संग्रह की, और उसमें वह कहती हैं, कविताएं मेरे पास आए उसके पहले मैं रसोई तक पहुंच गई होऊंगी, बिस्तर झाड़ते संवारते घर इतनी सहज साधारण दिख रही होऊंगी कि शब्द उछलकर अलमारी की किताबों में दुबक गए होंगे। यह मार्मिक अभिव्यक्ति भी है और कविता लिखते समय साधारण से असाधारण हो जाना होता है, जबकि रहते तो हम साधारण ही हैं। कब किस क्षण में असाधारण दमक चमक उठेगा हमें पता नहीं होता, और कब वह लुप्त हो जाएगा यह भी हमें पता नहीं होता। यह समस्या होती है हमारे लिए, और इसको स्त्री विमर्श के साथ भी कहा है और स्त्री विमर्श से बाहर आकर के भी कहा है। ये सविता भार्गव करती हैं। तो स्त्री विमर्श तो होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, और उससे भी कुछ जो अच्छी कवियां हैं, अच्छी कवि जो हैं महिलाओं में, वे बाहर आ जाती हैं। यह बड़ी बात है। बाहर आ जाना भी सुंदर होता है, उसके भीतर जो रचा जाता है वह भी सुंदर होता है। यौवन बीत गया, इस पर अरुण कमल ने बहुत ही अच्छा कहा है और सचमुच में अद्भुत कविता है। उन्होंने ठीक कहा कि ऐसी कविता दूसरी नहीं लिखी गई। यह सविता भार्गव की और भी कुछ कविताओं को यह कहने का मन होता है कि शायद ऐसी कविता दूसरी नहीं लिखी गई है, और ना जल्दी ऐसी कविता दूसरी लिखी जा सकेगी। दूसरी तो ऐसी कविता फिर नहीं लिखी जाती, क्योंकि जो एक बार अच्छे कवि ने लिख दिया है दूसरा उसको नहीं लिखता, उस तरह से भी नहीं लिखता। तो यह कविता हिंदी की बड़ी कविताओं में शायद शुमार होगी, ऐसा कहा जा सकता है। अरुण कमल की बात में अपनी बात मिला करके मैं कह सकता हूँ, वापसी पर बहुत बढ़िया कविता लिखती हैं, और कैसे साधारण असाधारण हो जाता है कविता में आकर के, ये हम सविता भार्गव की कविता में देखते हैं। तो वापसी एक असाधारण बोध बन जाता है, और उसको कविता में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, यह मुझे आखिर क्यों नहीं मिली
इस शीर्षक से वे कविता लिखती हैं। इस कविता में वापसी की चर्चा है। लौटते हैं पक्षी जब शाम को लौटता है सूरज। आदमी लौट आता है काम से थक कर, चींटियां भी रेखा बनाती हुई समा जाती हैं छोटे छिद्र में। इस तरह से वापसी की चर्चा करते हुए जो अंतिम पंक्तियां हैं उनमें कवि कहती हैं, लौटने में जो सुख है और लौटने में जो संपूर्णता है मुझे आखिर क्यों नहीं मिली। और यह छोटा सवाल नहीं रह जाता है। पूरी कविता को पढ़कर आखिरी पंक्तियों पर जब हम पहुंचते हैं तो एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि क्यों हम सब वापसी करने की कोशिश करते हैं और आखिर में वापसी हमें नहीं मिल पाती है। और कहाँ वापस होने की हम कोशिश करते हैं, किस में कहाँ, और क्यों हम नहीं वापस हो पाते हैं। यह कुछ अव्यक्त और व्यक्त जैसा सवाल यह कविता उठाती है। यह बड़ा सार्वजनीन अनुभव भी संप्रेषित कर देती है यह कविता। इसको पढ़ते हुए अरुण कमल की एक बहुचर्चित कविता की याद आती है। वह भी घर वापसी पर है। वो उनकी आरंभिक कविताओं में से है और उनकी ऐसी कविताओं में से हैं जो याद रहेंगी आगे आने वाले समय तक। मैं लौटा हूं घर और बूटों ने अंकुर फेंके हैं, इत्यादि इत्यादि कुछ उन्होंने उसमें कहा है। इन शब्दों के साथ सविता भार्गव का यह कविता संकलन, उनका नया कविता संकलन, कम उनके कविता संकलन छपे हैं लेकिन जितने छपे हैं वो हिंदी समकालीन हिंदी कविता में अपने प्रतिमान बनाते हैं। राजकमल पेपर बैग से यह कविता संकलन उनका छपा है, पहला संस्करण 2023 में। दोनों ही कवियों को मैं बधाई देता हूँ। दोनों प्रौढ़ कवि हैं और जितनी उत्सुकता, बेचैनी, सधा हुआ सधी हुई सहजता जो बहुत साधना से अर्जित होती है वह इन्होंने अर्जित की है। उसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।